ख़वातीनो हज़रात, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, यादों के ख़जाने से बेशकीमती नग़मे और दास्तानें लेकर मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ आपके सामने। खैर मकदम करता हूँ आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सुनहरे नगमे, दास्तानें फनकारों की, गुलकारों की, शायरों की, न जाने कितनी दास्तानें, न जाने कितनी यादें हैं। सबब यही है कि आपका दिल बहला सकें। तो आज इस कड़ी में पेश खिदमत हैं कुछ किस्से, जैसे कि आज मैं आपको सुनाऊंगा क्यों साड़ियों की शौकीन नरगिस अपने पति सुनील दत्त की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहना करती थीं। शक्ति सामंत आराधना का कॉन्सेप्ट ऑफर लेके पहुंचे एसडी बर्मन के पास। पता नहीं ऐसा क्या मुंह से निकल गया कि दूसरा बंगाली भड़क पड़ा। शैलेंद्र साहब ने राज कपूर के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। आगे क्या हुआ, कब हो गया एवरग्रीन स्टार देवानंद को जीनत अमान से प्यार। ऐसी ही मजेदार कहानियां होंगी आज के शो में। तो आप सबकी दुआओं के साथ शुरू करता हूं आज का शो। बात अब महान अदाकारा, महान एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट नरगिस जी की। साड़ियों का बेहद शौक था। हिंदुस्तान की हर जगह की साड़ी उनके पास मौजूद रहती थी, वो कांजीबरम की हो कि चंदेरी की हो। शादी के बाद उनके पति सुनील दत्त साहब को जब ये पता चला कि वह बीवी बड़ी पैशनेट है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखते थे और जब कहीं भी बाहर शूटिंग पर जाते तो वापस घर आते वक्त बीवी के लिए साड़ी का तोहफा लाना नहीं भूलते थे। तो नरगिस जी भी खिल जाया करती थी और दत्त साहब पत्नी के खुश होने के ऊपर खुद बहुत उत्साहित हो जाते थे। ये दत्त साहब का साड़ी खरीदना और खरीद कर अपनी पत्नी को तोहफा देना, ये सिलसिला जारी रहा। मगर एक दिन नरगिस जी को तैयार होते देख उन्हें याद आया कि यार मैं इतनी सैकड़ों साड़ियां लाया हूं, लेकिन मेरी बीवी ने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी है। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर कॉन्शियसली नोटिस करने पर उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनकी बीवी नरगिस उनकी लाई हुई साड़ियों में से एक भी नहीं पहनती है। अब सब्र का पैमाना छलक गया और एक दिन मौका देखकर उन्होंने पूछ ही लिया कि तुम मेरी लाई हुई साड़ियों को लेकर खुशी तो बहुत जाहिर करती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी भी उन साड़ियों में से कोई भी साड़ी पहने हुए नहीं देखा है। नरगिस जी ने जब यह सुना तो बात को टालने की कोशिश की उन्होंने, मगर जब दत्त साहब अड़ गए तो उन्होंने राज का खुलासा कर ही दिया। हुआ यूं कि जब भी सुनील दत्त साहब साड़ी लेकर आते थे तो वो किसी न किसी वजह से नरगिस जी की चॉइस की साड़ी होती ही नहीं थी। तो जब भी साड़ी लेकर आते थे वो साड़ी उनकी पसंद की होती नहीं थी। कभी कलर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कभी पैटर्न ठीक नहीं है, कभी डिजाइन ठीक नहीं है। लेकिन जब वो देखती थी कि हस्बैंड इतने प्यार से साड़ी लाए हैं तो वो रख लिया करती थी। ये कलेक्शन था उनका जिसका इस्तेमाल नरगिस जी कभी नहीं करती थी। जैसे ही दत्त साहब को पता पड़ा कि यार पत्नी की पसंद ना होने के बावजूद मेरी बीवी ने सारी साड़ियां संभाल के रखी हुई हैं, तो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे बताती तो मैं कोशिश करता कि तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक हो। मैंने सोचा ये खूबसूरत सा मियाँ बीवी के बीच का किस्सा आपके साथ शेयर कर लूं। सुपर हिट फिल्म आराधना, संगीत एसडी बर्मन, गीत आनंद बख्शी, फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय शक्ति सामंत। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर शक्तिदा पहुंचे सचिन दा के पास। बोले दादा मैं एक फिल्म बना रहा हूं आराधना, थोड़े छोटे बजट की फिल्म है, ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि म्यूज़िक आप करें। दादा ये सुनकर बोले मैं क्यों, इसका म्यूज़िक
तुम शंकर जयकिशन से भी करवा सकते हो। तब शक्तिदा के मुंह से निकल गया कि दादा आपको बताया ना कि इस फिल्म में पैसों की कमी है, इसलिए उनके पास नहीं जा सकते। ये सुनना था कि सचिन देव बर्मन का पारा चढ़ गया। चला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो फिल्म कर लूंगा जिसे किसी और ने कम पैसों में करने से मना कर दिया? साला पैसा तुम्हारे पास नहीं है, अगर पैसा होता तुम शंकर जयकिशन के पास जाते। पैसा नहीं है इसलिए तुम हमारे पास आ गए। अब शक्तिदा को लगा कि उनके मुंह से गलत बात है, स्लिप ऑफ टंग महंगी पड़ जाएगी। अपनी बात को घुमाते हुए बोले कि दादा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच सच आपको बता दिया, हमारे पास सच में पैसों की कमी है, बजट नहीं है, लेकिन सिर्फ इस कारण हम आपको लेने नहीं आए हैं, बल्कि आपको अपना समझकर आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। अब इमोशनल कर दिया दादा को, दादा ठंडे पड़ गए, लेकिन फिर भी बोले पैसे कम है इसलिए तुम मेरे पास है। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी तुम बताओ पैसे कितने दोगे? पैसा कम है लेकिन पैसे कितने दोगे? बर्मन दा वैसे भी इस तरह से डायरेक्ट कभी किसी से पैसों की बात नहीं किया करते थे, लेकिन उस दिन नाराजगी और खुंदक में उन्होंने शक्ति सावंत से कहा, मैंने पिछली फिल्म के लिए 70,000 लिए थे और इस फिल्म के लिए मैं तुमसे 80,000 लूंगा। दे सकते हो तो बताओ, वरना बात इधर ही खत्म। दादा को भी, शक्तिदा को भी रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया है। शक्तिदा के आपको याद है हावड़ा ब्रिज, ओपी नैयर, एन इवनिंग इन पेरिस, शंकर जयकिशन। शक्तिदा ने पूरे सिचुएशन को समझते हुए कहा कि दादा मैं आपको 80 नहीं दूंगा, आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। बस आप मुझे मेरी इस बात के लिए माफ कर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए और प्यार से फिल्म का म्यूजिक कीजिए मेरे लिए। शक्तिदा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा 1 लाख बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब देखना इस फिल्म का ऐसा संगीत बनाऊंगा, ऐसा संगीत बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। याद है ना? बिल्कुल। एक गाना आराधना का, इस ग्रेट माइस्ट्रो के संगीत ने न जाने कितनों को स्टार बना दिया। कविराज शायर शैलेंद्र जी, पूरा नाम शैलेंद्र केसरीलाल श्रीवास्तव था। शैलेंद्र जी फिल्मों में आने से पहले रेलवे में वेल्डर का काम करते थे और साथ साथ इप्टा से भी जुड़े हुए थे। वामपंथी विचारधारा के थे। रेलवे में काम करते करते कविताएं लिखने लगे, शायरी अशार कहने लगे, मुशायरे पढ़ने लगे। आजाद ख्याल आदमी थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे और वही क्रांतिकारी विचार, आजाद ख्याल उनकी कविता में झलक जाते थे। जनता को इनकी कविताएं बहुत पसंद थी। एक बार राज कपूर जी भी एक मुशायरे में गए जहां उन्होंने शैलेंद्र की कविता पढ़ते हुए सुना। उन्वान था जलता है पंजाब। राज कपूर इस कविता से बहुत प्रभावित हुए। मुशायरे के बाद शैलेंद्र से मुलाकात की और ऑफर दे डाला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं आग, क्या आप उसमें गीत लिखेंगे? शैलेंद्र साहब ने कहा कि देखिए जी मैं कवि हूं लेकिन फिल्मी गीतकार नहीं बनना चाहता। राज कपूर चले आए, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने शैलेंद्र को फिर अपने ऑफिस में इनवाइट किया। शैलेंद्र से मुलाकात हुई, बहुत तारीफ की शैलेंद्र की उन्होंने, और एक बार फिर प्रस्ताव सामने रख दिया। मगर इस बार भी शैलेंद्र ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। राज कपूर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी कविताओं का और आपका फैन बन चुका हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये लिफाफे में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं इसे बंद कर रहा हूं, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये लिफाफा ऑफिस में रखा रहेगा, आपको जब भी इसकी जरूरत हो आप आके ले जाना। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका, आपको काम नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आके ले जाना। शैलेंद्र जी और राज कपूर यहां से अलग हो गए। इस घटना के कुछ अरसे के बाद जब शैलेंद्र जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब हॉस्पिटल का खर्चा जरा ज्यादा था। शैलेंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं थे। रुपयों की कमी के कारण उन्हें अचानक राज कपूर की याद आई। वो राज कपूर के ऑफिस पहुंचे। राज जी वहां मौजूद नहीं थे, मगर राज कपूर के कहे वादे के मुताबिक वो लिफाफा वहां ऑफिस में मौजूद था। लिफाफे को उन्होंने लिया, चले आए।
जब राज कपूर को शैलेंद्र के आने और लिफाफा ले जाने की खबर मिली तब भी उन्होंने शैलेंद्र से कांटेक्ट नहीं किया। आप देखिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन शैलेंद्र पहुंच गए राज कपूर से मिलने, शुक्रिया अदा किया और अपनी कुछ कविताएं उनके सामने रख दी। राज कपूर ने कहा इनकी कोई जरूरत नहीं है। शैलेंद्र बोले एहसान नहीं, कविताएं दे रहा हूं और मैं आपकी फिल्मों के लिए गीत लिखने को तैयार हूं। तो इस तरह इस वाक्य के बाद शैलेंद्र जी ने 1949 की रिलीज फिल्म बरसात में राज कपूर के लिए 2 गाने लिखे, पतली कमर है तिरछी नजर है और बरसात में हम तुमसे मिले। और उसके बाद तो राज कपूर और शैलेंद्र ये जोड़ी थी। बात 1959 की है। शशि साहब को काम की भी जरूरत थी और पैसों की भी जरूरत थी, उनका स्ट्रगल पीरियड था। तो उसी दौरान एक बार उन्हें बिमल रॉय प्रोडक्शन से फोन आया, कहा गया कि बिमल दा आपसे मिलना चाहते हैं। इस खबर से शशि कपूर बहुत खुश हुए और बिमल दा से मिलने पहुंच गए मोहन स्टूडियो पहुंचे तब बिमल दा के रूम के बाहर कुछ असिस्टेंट्स, उनके असिस्टेंट्स बैठे हुए थे, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार वगैरह। उन्होंने शशि कपूर को बताया कि बिमल दा 2 नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, बंदनी और प्रेम पत्र, और तुम ऐसा करना कि प्रेम पत्र के लिए हां भर देना क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोमांटिक रोल है। शशि कपूर ने सोचा कि यहाँ तो वैसे ही काम नहीं है, इसलिए अपन तो जो मिलेगा उसको हाँ कर देंगे। और साथ साथ काम किसके साथ है, बिमल दा ऑफर कर रहे हैं, ना करने का सवाल ही नहीं है। इसी भावना के साथ वो फटाफट बिमल दा के कमरे में अंदर गए, मिले और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले शशि हम एक पिक्चर बनाएगा, आई वॉन्ट यू। शशि कपूर ने बिना कुछ पूछे कि कौन सी फिल्म है, क्या पैसा दोगे, बस दादा को हाँ बोल दिया। हाँ जी, दादा ने डेट्स पूछी और कुछ बातचीत के बाद शशि कपूर बिमल दा के कमरे से बाहर आ गए। अब बाहर आते ही दादा के एक असिस्टेंट ने पूछा, मे बी ऋषि दा ने या गुलजार साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो शशि कपूर ने कहा कि दादा ने मेरी डेट्स ले ली हैं। तो उस असिस्टेंट ने कहा किस फिल्म के लिए। शशि जी बोले ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और इस बातचीत के बाद शशि जी आगे बढ़ लिए वहां से। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि वो फिल्म प्रेम पत्र के लिए चुने गए हैं और जल्दी ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। जब शूटिंग शुरू हुई तो दादा को उनका काम पसंद आ गया, दोनों में अच्छी जमने लगी, मगर अभी तक शशि कपूर ने उनसे पैसे की बात नहीं की थी। तो एक दिन बिमल दा ने शशि जी से पूछा कि शशि तुमको कितना पैसे का उम्मीद है। अच्छा, शशि कपूर को समझ में नहीं आया था कि दादा को क्या बोले क्या नहीं बोले। उनकी इसी हिचकिचाहट को देखते हुए बिमल दा ने पूछा, अच्छा बताओ B.R. चोपड़ा प्रोडक्शन में तुम्हें कितना टॉका दिया। शशि जी बोले 25,000। अब हैरान होने की बारी बिमल दा की थी। की बोलता है शॉट। शशि कपूर बोलते हाँ दादा आपको विश्वास नहीं तो वहां के प्रोडक्शन वाले से आपको मिलवा देता, कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूं। तब बिमल दा बोले चलो ठीक है, मैं भी तुमको इतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, डन। प्रेम पत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान बिमल दा और शशि कपूर के बीच में एक दूसरे के लिए इतना भरोसा बन गया कि जब इस फिल्म के कुछ शॉट्स लंदन में फिल्माए जाने वाले थे तब बजट की प्रॉब्लम के चलते बिमल दा ने सारी यूनिट वहीं पर तैयार कर ली और भारत से कम यूनिट लंदन ले जाई जाएगी। इसी बीच बिमल दा को पता चला कि शशि कपूर किसी काम से लंदन जा रहा है, तो उन्होंने शशि को अपने घर बुलाया और रिक्वेस्ट की, क्या तुम इस फिल्म के कुछ सीन लंदन में शूटिंग करके आ जाओगे। हाँ देखिएगा, बंगाली खोपड़ी इधर बराबर कर। अच्छा, और अपने पैसे पे भी किसी और के काम से जा रहे थे। शशि कपूर ने कहा कि दादा आपको भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा शूटिंग। तब दादा बोले शशि हमको तुम पे पूरा विश्वास है, इसलिए तुमको बोलता है। शूटिंग में हमने देखा है कि तुमने कैमरे का कितना अच्छा समझा है, इसलिए बोल रहा हूं, बस ध्यान से सब शॉट समझ लो, तुम्हें वहां सारा टीम मिल जाएगी, तुम शूट करके आ जाना, डब्बे भी साथ ले आना। और दादा से सारे शॉट समझ के शशि जी जब लंदन पहुंचे तब बिमल दा के कुछ दोस्त जो पहले से वहां थे उन्होंने शशि कपूर को कैमरा, लाइट्स वगैरह पूरी यूनिट वहीं की अरेंज करके दे दी और शशि कपूर ने दादा के समझाए शॉट्स को शूट किया। जब वो शूटिंग करके हिंदुस्तान वापस आए तो बिमल दा ने उनके द्वारा शूट किए उस सीन्स को देखा
और तारीफ की, अप्रिशिएट किया, और वो शॉट्स और वो सीन्स फिल्म प्रेम पत्र में रखे भी गए। तो इस तरह बिमल ने शशि कपूर के साथ पहली ही फिल्म करते हुए उन्हें कुछ शॉट्स को डायरेक्ट करने का मौका भी दिया। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शशि जी ने डायरेक्ट किया फिल्म को। नया सेगमेंट सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। ये दो सेलिब्रिटीज के बीच का फैमिली कनेक्शन है। कितने ही दूर का हो सकता है इस कनेक्शन को कोई नाम ना दे पाए, लेकिन फैमिली कनेक्शन है। तो सेलिब्रिटी नंबर 1 ऐश्वर्या राय बच्चन, सेलिब्रिटी नंबर 2 स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर। क्या फैमिली कनेक्शन है, कितना ही दूर का हो लेकिन फैमिली कनेक्शन है। मुलाहिजा फरमाया आप। ऐश्वर्या राय बच्चन के पति श्री अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता। श्वेता का विवाह हुआ निखिल नंदा के साथ। निखिल नंदा की माताजी श्रीमती ऋतु, ऋतु के माता पिता श्रीमती कृष्णा और श्री राज कपूर, श्री राज कपूर के पिता स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज कपूर। फिर से सुन लीजिए आप। ऐश्वर्या राय बच्चन के पति श्री अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन की बड़ी बहन श्वेता के पति निखिल नंदा की माताजी ऋतु नंदा के पिताजी स्वर्गीय राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर। अभी तो शुरुआत है, देखिएगा हम क्या क्या रिश्ते निकाल के लाते हैं। सुनते रहिए आप सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है। तो जनाब, देवानंद का दिल आ गया जीनत अमान पे। अब दिल का क्या है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका दिल कहीं पर भी आ जाता है। दिल का क्या कसूर। और जब उन्हें प्रपोज करने के लिए डेट पर ले जाने वाले थे तो बीच में आ गए राज कपूर। सुनिएगा जरा। 1971 में आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। इस सुपरहिट फिल्म थी। इसकी सफलता के बाद देव साहब को लगने लगा कि वो जीनत अमान से प्यार कर बैठे। उसके बाद तो जीनत अमान ने देव साहब के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग लार्डिंग, काफ़ी फिल्मों में काम किया। हाँ जी, हीरा पन्ना। तो देव साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी बायोग्राफी में, हाँ, कि इन फिल्मों के दौरान उनके दिल में जीनत अमान का फूल खिल चुका था। जब कभी भी अखबारों और फिल्म मैगजीन में जीनत अमान के बारे में कुछ छपता तो देव साहब का मन मयूर नाच उठता था। उन्हें लगता कि जीनत की तारीफ क्या हो रही, बल्कि देव की तारीफ हो रही है। और जब कभी भी मैगजीन्स में कभी जीनत और उनके रोमांस की गॉसिप अखबारों में छप जाती तो दिल बल्लियां उछलने लगता था। और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को यकीन हो गया कि उन्हें जीनत अमान से प्यार हो गया। बस क्लीन बोल्ड हो गया। अब दिल से मजबूर देव साहब से सब्र हुआ नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीनत अमान से अपने दिल की बात कह ही डालेंगे, प्रपोज कर ही डालेंगे, आई लव यू। और यही सोचकर उन्होंने जीनत अमान के साथ ताज होटल में डिनर करने का प्लान बनाया और ओनली फॉर 2 टेबल कॉर्नर में रिजर्व करवा दी। ये सारा प्लान करने के बाद अब उन्होंने जीनत को फोन किया और बिना बातों को घुमाए कहा कि आज वो उनके साथ डिनर के लिए ताज चलेंगी। जीनत ने कहा कि आज रात आपको तो किसी पार्टी में जाना है ना। देव साहब फड़ाकदन से बोले, हम दोनों पार्टी में चलेंगे और कुछ देर बाद सबसे मिलने के बाद ताज होटल चले जाएंगे। बोलो चलोगी? एक लंबा सा पॉज आया होगा जीनत का, हम तो ड्रामा बता रहे हैं, और जीनत ने हाँ कह दिया। आई शाम, आजा शाम होने आई। अब शाम को देवानंद अपने दिल में न जाने कितने अरमान लिए जीनत अमान को लेकर पहले उस पार्टी में पहुंचे जहां उन्हें जाना था। अब पार्टी में पहुंचे तो वहां मिल गया एक और स्टार जो वहां पहले से ही मौजूद थे, राज कपूर।
राज कपूर ने जैसे ही जीनत को देखा तो उसे गले लगाने के लिए जप्फी मार के आगे बढ़े, और इधर राज कपूर ने जीनत अमान को छुआ, उधर देव साहब को डंक लगा। अच्छा, राज कपूर ने जीनत अमान को गले लगाने के लिए हाथ आगे किए, तो जीनत अमान ने गले लगने की बजाय राज कपूर के पैर छू लिए। अरे भाई राज कपूर साहब ने जीनत को देखकर कहा कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम जब भी मुझसे मिलोगी तब सफेद रंग की साड़ी में मिलोगी। सफेद रंग का बहुत फिक्सेशन था उनके साथ। इत्तेफाक से क्या था कि उन दिनों ही अखबार में ये चर्चा थी कि राज कपूर जीनत अमान को नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कास्ट करने जा रहे हैं। अब ये हरकत और ये सीन देख के देव साहब, मतलब क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। राज कपूर का जीनत पे इस तरह से हक जताना, इतने क्लोजली होके बात करना बुरा लगने लगा, जबकि राज कपूर की बढ़ी हुई बाहों का जवाब जीनत अमान ने पैर छूकर दिया था। ये शायद कहीं अच्छा भी लगा होगा। उन्होंने जीनत से पूछा, तुम और कितनी देर इस पार्टी में रहना चाहती हो? तब जीनत ने राज कपूर की तरफ देखा जैसे उनसे इजाजत ले रही हूं, और देव साहब का गुस्सा और भड़क पड़ा, और इसी गुस्से के अंदर वो वहां से जाने लगे। जीनत ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? आज तो आप मुझे खाने पर, डिनर पर ले चलने वाले थे। राज कपूर ने इंटरप्ट किया, बोल पड़े, देव जीनत को यहीं रहने दो और तुम भी यहीं पार्टी का मजा लो। देव आनंद से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसी वक्त वो वहां से निकल गए और उन्होंने जीनत को जाते हुए बस एक ही बात कही थी, फ्री होकर मुझे फोन करना, और वो चले गए। रास्ते भर इस सारे वाकये को सोचते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि वो ओवर रिएक्ट कर गए, जीनत को लेकर ओवर पजेसिव हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि किस तरह जीनत ने राज कपूर के पैर छुए। इस हिसाब से वो हम लोगों से छोटी है और वो और राज कपूर बराबर के हैं, और इट इज़ नॉट राइट टू प्रपोज अ यंग गर्ल लाइक दैट। जो भी कुछ रियलाइज हम सोच सकते हैं। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, सिर्फ किस्सा बयान किया है, अपने दिल के जज्बातों का इजहार नहीं किया है। लेकिन हम डेफिनेटली इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, इसके डिटेल में एलाबोरेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। निराश प्रेमी जब होता है तो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है। उम्र का बहुत बड़ा गैप था और जीनत अमान तो किसी और की थी, हमारी तो नहीं थी। ये रियलाइज़ किया होगा देव साहब को याद करते हुए और उनके जीनत अमान के साथ एसोसिएशन को याद करते हुए। इन दोनों का ये गीत आपको सुनवाने जा रहा हूँ।